गुड मॉर्निंग। अपन ने जो पिछली क्लास अपना चालू किया उसमें एक इंट्रोडक्शन आपके पेपर का अपन ने देखा था। करेक्ट, जिसमें बैच की बेसिक जानकारियां जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। एग्जामिनेशन पैटर्न जो था वो हमने डिस्कस किया था। करेक्ट, तो जो न्यू स्कीम है आईसीआई की अपन ने उससे पढ़ना है, क्या चीज़ें बातें हैं वो सब मैंने आपको बताई थी। करेक्ट। उसके बाद ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट जिसको आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है पढ़ाई के लिए, तो वो एग्जामिनेशन पैटर्न 70-30 का वो अपन ने देखा था। करेक्ट। तो 30% जो एमसीक्यू है ये एमसीक्यू दो हिस्सों में आएगा। एक में भी सीधा सीधा प्लेन एमसीक्यू या केस बेस्ड एमसीक्यूज ऐसे करके आएंगे, तो उसकी तैयारी अपन करेंगे। एंड 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एक क्वेश्चन का वेटेज 14 मार्क्स रहेगा, तो ऐसे 5 क्वेश्चन आपने करने रहेंगे। 5 क्वेश्चंस में यूँ समझिए जीएसटी कस्टम सब मिला के रहेगा। तो कस्टम्स का अलग और जीएसटी का अलग अलग नहीं रहता, ये अपन ने जाना था। करेक्ट। पहला कंपलसरी क्वेश्चन 14 मार्क्स का जीएसटी का रहेगा। उसके अलावा अगले 5 में से कोई भी आपने 4 करने रहेंगे जिसमें मिक्सअप रहेगा। तो ये अपना डिस्कशन था। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा जो था वो था वेटेज का था, कि आप अपनी तैयारी जब करें तो आपको ये भी पता हो क्या चीज़ का कितना वेट बैठता है करेक्ट एग्ज़ाम में। तो वेटेज की जब अपन बात करते हैं तो उसमें हमने देखा था आपका जो जीएसटी है ये ओवरऑल 4 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है। 3 वॉल्यूम जीएसटी के और एक वॉल्यूम आपका कस्टम्स और एफटीपी का। बट वेटेज आप देखें तो लगभग पहला वेट 45 से 65% का आपके पहले 7 चैप्टरों में आता है। करेक्ट। तो यानी टिल इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसी में आपका वो पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का इससे ही छुपा हुआ रहता है, यानी उसमें आपने जीएसटी लाइबिलिटी होती है कैलकुलेट करने की। तो ये अपन ने देखा था। उसके बाद यानी इसी से अपन ने एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक जो है वो चालू किया था जीएसटी में। तो इंट्रोडक्टरी टॉपिक की जब अपन बात करते हैं तो जीएसटी आप सभी जानते हैं कि एक सबसे लेटेस्ट लॉ है जो आपके सिलेबस में इम्प्लीमेंट किया गया 2017, और उसका इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 2017 था जो अपन ने जाना था। उसी को टेक्निकल लैंग्वेज में जीएसटी की लैंग्वेज में अपॉइंटेड डे के नाम से पुकारा जाता है, ये भी अपन देख चुके। तो 1 जुलाई 2017 इज रेफर टू एज एन अपॉइंटेड डे। करेक्ट। उससे पहले थोड़ा सा जीएसटी को जो एक नाम दिया गया था वो नाम अपन ने देखा था वन नेशन वन टैक्स, इस नाम से जीएसटी जो है वो पुकारा जाता था। करेक्ट। तो कुछ टैक्सेशन को लेके अपने सवाल थे कि टैक्स बेसिक क्या है, तो टैक्स का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करी थी अपन ने। तो टैक्स के बारे में हमने जाना था कि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। टैक्स चीज़ जो है वो आपने कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा। करेक्ट। जिसने भी कुछ भी ऐसा काम किया जिससे टैक्स अट्रैक्ट होता है तो उसको टैक्स पे करना कंपलसरी इवेंट है। तो ये एक कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को किया जाता है। क्यों? क्योंकि कई ऐसी सर्विसेज है विच यू रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। यही जो पेमेंट आप करते हैं ये दो पैटर्न पे करते हैं, एक होता है डायरेक्ट तो दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना, दैट इज बेसिकली डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट का मतलब जो टैक्स आपने इनडायरेक्टली, मतलब टैक्स तो आप ही ने देना था पर आप दो पैटर्न पे दे रहे थे। एक डायरेक्टली आप जाके गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, एक आप और आप जैसे लोग कई लोग मिलके दूसरों को टैक्स देते हैं और वो जाके गवर्नमेंट को पे करके आता है। करेक्ट। तो आज कंट्री में डायरेक्ट टैक्स भी चलता है इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, आज कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स भी चलता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सारी बातें हम जानते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कस्टम, यही आपका पेपर इनडायरेक्ट टैक्स है पूरा 100 मार्क्स का। करेक्ट। तो कुछ फीचर्स थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, जैसे कि डायरेक्ट प्रोग्रेसिव है तो इनडायरेक्ट रिग्रेसिव है। एक में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, यानी डायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन शिफ्ट या पास ऑन नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन जो है वो शिफ्ट या पास ऑन होता है। अल्टीमेटली किसको जाएगा? तो वो अल्टीमेट बर्डन जाता है एंड यूजर यानी कंज्यूमर को। तो वो बर्डन जो है वो शिफ्ट होगा कंज्यूमर को। फिर इससे अपन आगे बढ़े तो जीएसटी जो लॉ था वो फेमस किस पैटर्न पे किस तरीके से बना, क्योंकि ये जो लॉ आया इस लॉ ने 17 अलग अलग कानूनों को ख़त्म करके आया। तो जीएसटी का लॉ जो इम्प्लीमेंट किया गया था कंट्री में फ्रॉम 1 जुलाई 2017, तो
31 जून 2017 की रात तक ऐसे कई अलग अलग कानून थे जो चला करते थे। टू बी मोर प्रिसाइज, सेंटर के 8 और स्टेट के 9 वेराइटीज। तो वेराइटीज की बात करें तो इतने अलग अलग लॉ चलते थे। ये सब क्या हो गए, ये सब टेक्निकल वर्ड जो था वो था सबस्यूम। तो ये सारे टैक्सेस सबस्यूम्ड हो गए अंडर द जीएसटी एरिना। तो जो 8 जो फेमस सबस्यूम्ड हुए, उसमें से अगर कुछ फेमस लॉ की बात करूं तो जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता था? एक्साइज लगता था जब भी आप कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे इंडिया में। तो जब भी कोई गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होता था तो उसके लिए एक कानून होता था एक्साइज ड्यूटी 1944। तो उसके अंदर वो टैक्स जो है वो लगाया जाता था। करेक्ट। और यही आपके सिलेबस का हिस्सा होता था पहले प्री जीएसटी एरा में, सीए फाइनल में, जहाँ पे आपको एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम्स पढ़ने पड़ते थे। करेक्ट। दूसरा फेमस था सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स भी लगता था थ्रू सर्विस टैक्स का फाइनेंस एक्ट 94। मजे की बात, का खुद का कोई कानून ही नहीं था, वो लगता था थ्रू फाइनेंस 1994। तो फाइनेंस एक्ट 94 जब आया था तब सर्विस टैक्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसी फाइनेंस एक्ट से कंट्री में सर्विस टैक्स जो है वो लगाया जाता था। एक्साइज एक उसका मेन लॉ है, लेकिन उसके कई ऐसे सप्लीमेंट्री लॉज हैं, छोटी छोटी चीज़ों में अलग अलग तरीके के एक्साइज। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन। कस्टम्स जब आप देखेंगे तो उसमें आएगा सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी। करेक्ट। तो ये सब वो कानून हैं जो सबस्यूम्ड हो गए, यानी आज की तारीख में ये एग्जिस्ट नहीं करते। सेंट्रल सेल्स टैक्स, और इसके अलावा आप जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो कई बार वो टैक्स के ओवर एंड अबव टैक्स सरचार्ज लगता है, सेस लगता है। जैसे आज आप इनकम टैक्स देते हैं तो कहने के लिए इनकम टैक्स है, लेकिन फिर उसके ऊपर आप सरचार्ज देंगे, हेल्थ एजुकेशन सेस देते हैं। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स में भी सेम चीज़ है। जैसे आपने जीएसटी में सुना तो जीएसटी में भी एक सेस लगता है। कौन सा? कंपेंसेशन सेस। तो जीएसटी में एक सेस लगता है, कंपेंसेशन सेस। उसके लिए अपना एक कानून है, जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट, वो लगाया जाता है। तो सर्विस टैक्स एक्साइज के ज़माने में भी ऐसे कई सेस थे जो लगते थे, जैसे कि कृषि कल्याण सेस फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ फार्मर, स्वच्छ भारत सेस, एसबीसी जिसको आप बोलते थे, क्लीनलीनेस के लिए लगाया जाता था। तो ऐसे कई सेस है। पहले उसमें भी एजुकेशन सेस, हेल्थ सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस लगता था सालों पहले। करेक्ट। वो सब क्या हो गए, अब सब खत्म हो गए। तो सेंट्रल सरचार्ज एंड, तो ये सब वो है जो सबस्यूम्ड हो गए। सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्स, स्टेट में अगर बात करें तो स्टेट के लिए मेनली जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स था वो था वैट। क्योंकि एक स्टेट की मेजर रेवेन्यू जो होती थी वो होती थी वैट से, उसको ही ख़त्म कर दिया गया। करेक्ट। उसके अलावा लग्जरी टैक्स, उसके अलावा लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब पे अलग अलग जो टैक्स लगते थे वो सब सबस्यूम्ड हो गए। फिर एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स तो सबस्यूम्ड हुआ, लेकिन इसकी खास बात, कैसा एंटरटेनमेंट टैक्स? अदर देन एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज। यानी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीका होता है टैक्स लगाने का। तो कई बार एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो लोकल बॉडीज यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लेविड एंटरटेनमेंट टैक्स है वो खत्म हुआ था। लेकिन जो लोकल बॉडी के द्वारा एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता था, अगर किसी स्टेट में है तो वो आज भी है, यानी वो सबस्यूम नहीं हुआ है, वो 17 कानूनों में नहीं है। तो कल को एक 2 नंबर का एरिया बन जाता है एंटरटेनमेंट टैक्स। आपके एक बड़े क्वेश्चन में एक पार्ट दे देगा एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय द म्यूनसिपैलिटी, तो आपने पता होना चाहिए वो आज भी एग्जिस्ट करता, वो सबस्यूम नहीं हुआ है। करेक्ट। फिर उसमें भी एडवर्टीजमेंट टैक्स और सरचार्ज से जितने भी स्टेट में लगते थे वो सब खत्म हो गए, सबस्यूम्ड हो गए। तो ऑल दीज आर वेरियस लॉज विच गॉट सबस्यूम्ड। तो आप जानते हैं जीएसटी की जो हिस्ट्री रही थी वो 17 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री रही थी। तो 17 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री को अगर अपने को समझना था तो आखिर ये 17 ईयर्स की बेसिक वजह क्या थी, अपना आखिरी डिस्कशन उस पर चल रहा था। तो हमने ये भी देखा था कि उसकी वजह जो थी वो ब्रॉडली थी आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7। तो आर्टिकल 246 का जो शेड्यूल 7 था उसमें आपने देखा कि ऐसी 3 अलग अलग लिस्ट जो है वो बनी हुई है। करेक्ट। सो यू हैव यूनियन लिस्ट, यू हैव स्टेट लिस्ट एंड यू हैव कॉन्करेंट लिस्ट। वाई वाई देर वॉज सच अ बिग डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी? तो आप देखें यूनियन लिस्ट में जो था उसमें पावर था विद सेंट्रल गवर्नमेंट,
वैसे ही स्टेट लिस्ट में पावर था विद द स्टेट गवर्नमेंट, करेक्ट। और जीएसटी जो हम लाने वाले हैं वो जीएसटी कैसा लॉ है वो आप जानते हैं, जहाँ पे स्टेट एंड सेंटर विल हैव अ जॉइंट पावर। तो आज एंट्रीज जो होती थी अंडर वेरियस स्टेट एंड यूनियन लिस्ट, तो एंट्रीज के अंदर आप देखते हैं कि इस एंट्रीज का इस्तेमाल करके सेंट्रल ने अपना लॉ बनाया, स्टेट ने अपना लॉ बनाया। लाइक एंट्री 82 में पावर था इनकम टैक्स, लोगों की इनकम पे टैक्स लेने का, इस पावर का इस्तेमाल करके कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया। तो उसमें पावर था सभी इनकम पे टैक्स लेना सिवाय एग्रीकल्चर इनकम, तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता भी नहीं है इनकम टैक्स। फिर 83 से कस्टम लगता है, ये पहले भी था ये आज भी है। 84 में एक्साइज ड्यूटी लगता था, लेकिन एक्साइज में भी सेंटर के पास पावर नहीं है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे एक्साइज लगाने का। क्यों? क्योंकि ये जो पावर है ये पावर था स्टेट के पास। स्टेट को ये पावर मिलता था थ्रू एंट्री 51, जिसमें पावर था स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाने का। उसके बाद अगर आप लोकल सामान बेचते हैं तो जो आप सामान बेचते हैं, सामान बेचने पे टैक्स लगने का पावर स्टेट को दिया गया था थ्रू एंट्री 54, और इस पावर का इस्तेमाल करके स्टेट ने अपने यहाँ वैट लगाया था, करेक्ट। तो वैट किस पे लगता था? इंटर स्टेट सेल। लेकिन अगर वही सेल आप इंटर स्टेट कर दो तो यहाँ पे दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए। अगर छत्तीसगढ़ का सामान छत्तीसगढ़ में बिका तब तो वैट छत्तीसगढ़ को ही मिलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का सामान महाराष्ट्र में बिक गया तो इट्स बिकेम अ केस इंटर स्टेट सेल, जहाँ पे दो स्टेट गवर्नमेंट आ गई। और जब दो स्टेट गवर्नमेंट आ गई तो प्रॉब्लम ये था कि अब उसका पैसा किसको दिया जाए, वेदर छत्तीसगढ़ और वेदर महाराष्ट्र। तो इसलिए इंटर स्टेट सेल पे वैट ना लग के क्या लगता था? सीएसटी लगता था। ये सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको पता चलेगा जीएसटी किस बेसिस पे चल रहा है, करेक्ट। तो वैट लगता था और सीएसटी, ये दो टैक्स लगते थे। वैट लगता था आपके लोकल सेल्स पे, सीएसटी लगता था इंटर स्टेट सेल्स पे। और बची कुछ रेसिडुअरी एंट्री थी जिसका पावर का इस्तेमाल करके 97 एंट्री से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विसेज पे टैक्स लेना चालू किया था। अब अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इससे पता चल रहा है कि मोस्टली गुड्स जो होता है, गुड्स पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास था? स्टेट के पास, क्योंकि ज़्यादातर वैट कलेक्ट करने का पावर स्टेट के पास था। सीएसटी जो गुड्स का पावर था, भले ही ये पावर सेंटर का था, लेकिन सेंटर ने ये पावर स्टेट को हैंडओवर कर दिया था। इसका मतलब सीएसटी का जो पैसा आता भी था ये पैसा स्टेट को ही दे दिया जाता था, करेक्ट। और स्टेट में भी किस स्टेट को दिया जाता था? तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जब गुड्स जो बिक रहा है, तो छत्तीसगढ़ से अगर महाराष्ट्र बिक रहा है तो सीएसटी का पैसा जो है वो किसको चला जाता था? वो चला जाता था किस स्टेट को? तो वो पैसा जाता था छत्तीसगढ़ को, करेक्ट। तो यानी सेलिंग स्टेट को। तो सेलिंग स्टेट यानी जो ओरिजिन स्टेट था उसको उसका सीएसटी का पैसा जाता था। इसी से आपको कमियां भी समझ में आएंगी पुराने लोग कि जो पैसा किसको जाता था? पैसा चले जाता था सेलिंग स्टेट को, करेक्ट। तो सीएसटी भी एक तरीके से मतलब उस पे जो टैक्स है वो मोस्टली स्टेट को जाता था। और सर्विसेज जो हैं आप उस पे देखिए, टैक्स जो है वो किसको जाता था? वो सेंटर को जाता था, उसमें स्टेट को कुछ भी नहीं मिलता था, करेक्ट। तो आज सर्विसेज पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंटर के पास था, गुड्स पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर स्टेट के पास था। और हम जो कानून ला रहे थे वो था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें हम दोनों पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर दोनों को देना चाहते थे। तो जब दोनों को पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर आप दोनों को देना चाहते हैं तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे वो तो पावर ही एग्जिस्ट नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जीएसटी तो बाद में आना था, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आना था। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना इज व्हाट इट टुक 17 ईयर्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के फाइनली पहले हमने एक आर्टिकल इंसर्ट किया और वो आर्टिकल था आर्टिकल 246 ए। तो आर्टिकल 246 ए कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल था जिससे पावर टू लेवी जीएसटी जो है वो मिला थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें पावर टू लेवी जीएसटी जो है वो बेसिकली दिया गया। क्लियर हो गई बात? तो कल को पावर टू लेवी जीएसटी की बात आती है, अगर छोटा माइन्यूट सा क्वेश्चन एमसीक्यू ओरिएंटेड, हालांकि फाइनल लेवल पे चांसेस कम है, लेकिन एक इंट्रोडक्शन नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आ गया तो इससे ज़्यादा बोनस आपको मिलेगा नहीं। तो आर्टिकल 246 ए जो है, तो आर्टिकल 246 ए वो आर्टिकल है जिससे पावर टू लेवी जीएसटी जो है वो मिलता है आपको।
तो ये आर्टिकल 246A में किया क्या गया, इसमें दोनों पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर दोनों को दिया गया, करेक्ट। तो दोनों पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर दोनों को देना, मतलब इसका मतलब अब अगर कोई गुड्स बिकेगा तो उसका टैक्स स्टेट को पहले भी जाता था, स्टेट को तो जाएगा ही, अब सेंटर को भी जाएगा। वैसे ही सर्विसेज जो दी जाएंगी तो सर्विसेज में भी टैक्स जो है पहले सेंटर को जाता था, अब सेंटर के साथ स्टेट को भी जाएगा। तो पावर टू लेवी जीएसटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246A से दिया। तो अगर आपके सारे लॉस की बात करूं तो आज इनकम टैक्स का पावर कहाँ से आया, तो इनकम टैक्स का पावर आया एंट्री 82 आर्टिकल 246 यूनियन लिस्ट शेड्यूल 7 से, करेक्ट। कस्टम्स जो है, कस्टम्स जो आपके सिलेबस में, उसको लेवी करने का पावर कहाँ से आया, उसको लेवी करने का पावर आया एंट्री 83 आर्टिकल 246 यूनियन लिस्ट शेड्यूल 7 से। और जीएसटी जो है, जीएसटी को लेवी करने का पावर कहाँ से आया, जीएसटी को लेवी करने का पावर आया आर्टिकल 246A, यानी उसका 246 से कोई लेना देना नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स की खासियत ये होती है कि इसके दो प्रिंसिपल्स हैं, दो प्रिंसिपल्स इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो काम करता है। अगर वो हम दो प्रिंसिपल की बात करें जिस पे इनडायरेक्ट टैक्स काम करता है, तो वो प्रिंसिपल नंबर 1 है ओरिजिन, ओरिजिन बेस्ड, और प्रिंसिपल नंबर 2 है डेस्टिनेशन बेस्ड। ना जब हम बोलते हैं ओरिजिन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड, तो इसका मतलब क्या होता है। आज फॉर एग्जांपल कोई भी गुड्स था, अब वो गुड्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल रायपुर से आपने वो गुड्स जो है लंदन भेजना है, करेक्ट। रायपुर से लंदन अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट करना है तो इसका मतलब रायपुर हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यानी इंडिया, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और लंदन मतलब हो गया यूके, करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे यानी इंडिया से यूके गुड्स जा रहे हैं। अब सवाल है टैक्स कौन लेगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंट्री इन्वॉल्व हो गई, एक कंट्री हो गई इंडिया, दूसरी कंट्री हो गई यूके। अगर दोनों ने टैक्स लेना चालू कर दिया तो क्या होगा। तो इसलिए कौन सी कंट्री टैक्स लेगी या कौन सी कंट्री टैक्स नहीं लेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कंट्री कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो इनडायरेक्ट टैक्स लेवी करने के दो प्रिंसिपल हैं, एक है उसका ओरिजिन प्रिंसिपल, तो दूसरा है उसका डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। ओरिजिन प्रिंसिपल का मकसद साफ है कि जहां से गुड्स ओरिजिनेट हुआ टैक्स वो लेगा। तो ओरिजिन का मतलब ये है जहां से गुड्स की शुरुआत हुई, तो दैट इज द ओरिजिन प्रिंसिपल, तो उसने टैक्स लेना था। तो अगर इस एग्जांपल में बात करें तो छत्तीसगढ़ इंडिया ये ओरिजिन स्टेट हो गया और ये डेस्टिनेशन स्टेट हो गया, करेक्ट। सो वी हैव वन ओरिजिन स्टेट एंड वन डेस्टिनेशन स्टेट। अब इसमें टैक्स कौन लेगा ये डिपेंड कर रहा है प्रिंसिपल क्या है। अगर ओरिजिन प्रिंसिपल है तो इंडिया इज गोइंग टू लेवी टैक्स, अगर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल है तो इस ट्रांजैक्शन पे इंडिया टैक्स नहीं लगा सकता, करेक्ट। फिर यूके लगाएगा, अगर यूके लगाएगा ये डिपेंड करता है यूके का क्या प्रिंसिपल है, करेक्ट। तो हर कंट्री अपने प्रिंसिपल खुद चुनती है। तो ऐसे इंस्टेंस पे इस अगर ऐसा सिनेरियो हुआ, वहीं उल्टा समझ लीजिए सेकेंड सिनेरियो, अभी लंदन जो है यूके, वहां से कोई गुड्स आ रहे हैं रायपुर यानी छत्तीसगढ़ इंडिया। अब इस सिनेरियो में यू विल फाइंड कि अब ओरिजिन स्टेट जो है वो यूके हो गया, और डेस्टिनेशन स्टेट, कंट्री को भी स्टेट बोला जाता है, करेक्ट। सो वी हैव डेस्टिनेशन स्टेट, अब डेस्टिनेशन स्टेट इंडिया हो गया, करेक्ट। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो पहला वाला ट्रांजैक्शन जो है इसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, और दूसरा वाला जो ट्रांजैक्शन है इसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। अब सवाल है इंडिया कौन से ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाता है, पहले ट्रांजैक्शन पे कि दूसरे ट्रांजैक्शन पे। सो बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्टर्स को कंट्री में हर तरीके का फ़ायदा बेनिफिट पहुंचाया जाता है। क्यों, उसके पीछे अपनी वजह है, करेक्ट। क्योंकि वो एक्सपोर्ट करेगा तो बदले में वो फॉरेन करेंसी लाएगा, और कोई भी गवर्नमेंट को अगर फॉरेन करेंसी ला के देता है तो वो गवर्नमेंट के लिए एक राजा बेटा की तरह रहता है। तो इसलिए एक्सपोर्ट का जो ट्रांजैक्शन रहता है ये मोस्टली एग्जेम्प्ट होता है।
और इंपोर्ट का जो ट्रांजैक्शन होता है ये गवर्नमेंट जो है टैक्सेबल करती है, बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है। और अगर ये प्रिंसिपल पे चलना है तो बताइए हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होना चाहिए? जहाँ प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड की डेस्टिनेशन बेस्ड, तो हम डेस्टिनेशन, इसलिए इंडिया फॉलोज डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। तो इंडिया का जो प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है वो डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है कि हम जहाँ पे गुड्स की डेस्टिनी है वैसा टैक्स लगाते हैं। तो अगर गुड्स की डेस्टिनी इंडिया होगी तभी इंडिया टैक्स लगाएगा, अगर गुड्स की डेस्टिनी इंडिया नहीं है तो पक्की बात है इंडिया ने उस ट्रांजेक्शन पे फिर टैक्स नहीं लगाना है। तो इसलिए एक्सपोर्ट में गुड्स की डेस्टिनी इंडिया के बाहर है, एक्सपोर्ट पे इंडिया टैक्स नहीं लगाता, या लगाता भी है तो वो आपको रिफंड के तौर पे लौटा देता है, करेक्ट। लेकिन इंपोर्ट में गुड्स की डेस्टिनी इंडिया हो गई तो इसलिए वो टैक्स जो है वो इंडिया में लगना चालू हो जाता है। तो प्रिंसिपल हमारा जो है वो प्रिंसिपल बन जाता है, वो प्रिंसिपल बन जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। तो वी फॉलो डेस्टिनेशन बेस्ड, ये इनडायरेक्ट टैक्स की खासियत है हमारी। तो कस्टम्स, जो आपके सिलेबस में कस्टम्स भी है, कस्टम्स किस पे लगता है, या कस्टम ड्यूटी कब देना पड़ता है? तो कस्टम ड्यूटी केवल इंपोर्ट पे नहीं लगता, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के लिए। तो कस्टम ड्यूटी इज अ लॉ एप्लीकेबल ऑन बोथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया और टू इंडिया। लेकिन वो एक और बात है कि जब आप उस पर कस्टम ड्यूटी देने जाते हैं तो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो 99% चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स लगता है, एक आध परसेंट चीज़ कोई होगी जिसको माफ़ कर देती है गवर्नमेंट। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कहानी उल्टी हो जाती है, 99% चीज़ें ऐसी होती है जिनको माफ़ कर देती है, एक आध परसेंट चीज़ ऐसी होती है जिस पर टैक्स लगता है अंडर कस्टम्स लॉ। इसलिए कस्टम्स को हम इंपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं एज अ सिनोनिम, पर प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट इंपोर्ट ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी दोनों पे लगने वाला टैक्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बट वी फॉलो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, इसलिए मैक्सिमम इंपोर्ट पे हम टैक्स लगाते हैं और एक्सपोर्ट को माफ कर देते हैं, करेक्ट। अब सोचिए इसी ट्रांजैक्शन को जो अभी हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया उससे, यानी हमने बोला था कि इंडिया फॉलोज डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल में हम सेल करते हैं तब टैक्स नहीं देते, परचेज अगर हमारे यहाँ हुआ है, इंपोर्ट हुआ है, तब हम टैक्स लेते हैं। लेकिन जब अभी कुछ समय पहले मैंने सामान जो है छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र बेचा था तो टैक्स किसको दिया था? जब अभी हमने लोकल छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र बेचा अभी 5 मिनट पहले, तो हमने टैक्स किसको दे दिया? छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ को क्यों दिया? क्योंकि वो ओरिजिन स्टेट था। तो हम ये कह रहे थे कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का प्रिंसिपल डेस्टिनेशन है, लेकिन जब विद इन द कंट्री बात आती है तो अपनी ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब सामान बिकता है तो देखा जाए तो उसकी डेस्टिनी महाराष्ट्र थी, पैसा महाराष्ट्र को जाना चाहिए था टेक्निकली, अगर आप प्रिंसिपल की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, पर वो पैसा जाता था सीएसटी का ओरिजिन स्टेट को, यानी छत्तीसगढ़ को। तो ये सब ड्रॉबैक्स, यही सारी कमियों को दूर करने के लिए जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो जीएसटी लॉ जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो आप जानते हैं, जीएसटी लॉ अकेला नहीं आया था, कई सारी चीज़ों को साथ लेके आया था। यानी जीएसटी में आज आपके सामने सीजीएसटी एक्ट है, तो आपने सीजीएसटी एक्ट ऑब्वियसली 2017, इसको तो पूरा पढ़ना ही है, ये आपके सिलेबस में है, करेक्ट। उसके अलावा एसजीएसटी एक्ट है। अब एसजीएसटी की जब हम बात करते हैं तो हर स्टेट के अपने अपने कानून है, याद करिए। सो यू हैव छत्तीसगढ़ एसजीएसटी एक्ट, यू हैव महाराष्ट्र एसजीएसटी एक्ट, यू हैव तमिलनाडु एसजीएसटी एक्ट, यू हैव गुजरात एसजीएसटी एक्ट। तो ऐसे जितने स्टेट्स हैं हर स्टेट के अपने अपने एसजीएसटी एक्ट है। तो फिर एक सवाल उठा था कि स्टेट्स कितने? तो स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का टेरिटोरियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। तो ये इंडिया का टेरिटोरियल स्ट्रक्चर है। तो आज जो 28 स्टेट हैं तो इतने तो एसजीएसटी हमारे पास हैं ही ऑलरेडी, वी हैव 28 एसजीएसटी एक्ट, ये तो तैयार ही है। पर यूटी जो होती है, यूटी भी दो पैटर्न पे होती थी। एक यूटी ऐसी होती थी जो विदाउट लेजिस्लेचर होती है, और एक यूटी होती है विथ लेजिस्लेचर। यानी यूनियन टेरिटरी का भी दो हिस्सा, एक होती है यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर और एक होती है यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। क्या फ़र्क हो जाता है दोनों में? जब हम बात करते हैं विदाउट लेजिस्लेचर तो इसका मतलब उस यूनियन टेरिटरी का अपना खुद का कुछ भी नहीं है, वो हर काम के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है।
सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी यूटीज का अक्सर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है एंड ही इज द पर्सन हु लुक्स आफ्टर दैट यूटी, करेक्ट। लेकिन कुछ यूटी ऐसी होती है जिनका भले ही वो यूनियन टेरिटरी या सेंट्रल का इलाका है, लेकिन स्टिल उसका अपना लेजिस्लेचर होता है। अपना लेजिस्लेचर मतलब वो अपने कानून खुद बना सकता है, उसकी खुद की गवर्नमेंट होती है। जैसे कि दिल्ली, तो भले ही दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, लेकिन आप देखते हैं वहाँ की खुद की गवर्नमेंट है, जरूरत नहीं है दिल्ली की गवर्नमेंट, करेक्ट। तो खुद की गवर्नमेंट है, करेक्ट। तो अपने डिसीजंस अपने कानून वो खुद बना सकती है। दूसरा सवाल था पौंडीचेरी, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट है। ठीक उसी प्रकार से 5 अगस्त 2019 को आपने देखा, तो जो काम किया गया था वो काम था जम्मू कश्मीर, विच वॉज अ स्टेट। उसको दो यूटीज में डिवाइड कर दिया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और जब गवर्नमेंट ने इसको दो यूटी में डिवाइड किया, तो उसमें डिवाइड करते वक्त ये बताया भी था क्या, कि लद्दाख विल बी द यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर एंड जम्मू कश्मीर विल बी द यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। तो जम्मू कश्मीर को कौन सी कैटेगरी में रखा, दिल्ली पौंडीचेरी वाली कैटेगरी में रखा, और लद्दाख जो है उसको इधर बाकियों के साथ रखा। तब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में यानी अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों की बात करूं, जीएसटी लॉ की खासियत यही थी कि हर व्यक्ति को लगता है कि उसको जीएसटी लॉ आता है। तो इनिशियल लेवल पे जब जीएसटी लॉ इंप्लीमेंट हुआ जुलाई 2017, दिल्ली का एक बड़े दुकानदार ने अपने यहाँ एक सामान बेचा, तो अब उसके सामने सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही था कि जब उसने सामान बेचा तो उसने टैक्स कौन सा लेना। आज आप जानते हैं सीजीएसटी कभी अकेला नहीं लगता, हमेशा सीजीएसटी के साथ या तो एसजीएसटी लगता है या एक कानून है यूटीजीएसटी, दो में से एक लगेंगे, आइदर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, ये दो में से एक लगेगा, दोनों तो लग नहीं सकता। अब जब दिल्ली के दुकानदार ने बेचा, मान लीजिए 1 लाख का सामान बेचा, 12% उसने टैक्स लेना था। जीएसटी का बेसिक थंब रूल है, कोई भी एक गवर्नमेंट कभी पैसा नहीं रखती, हमेशा दो लोग पैसा रखेंगे, मिल बांट के रखेंगे, आधा आधा रखेंगे। तो 12,000 में 6,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ले लेती थी अंडर सीजीएसटी। अब सवाल है दूसरा 6,000 कौन ले और कौन से कानून में ले। तो दिल्ली के दुकानदार के सामने सबसे पहला कंफ्यूजन ही जुलाई 17 में यही था, किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने के कि भैया मैंने कौन सा टैक्स चार्ज करना चाहिए। तो क्या चार्ज करना चाहिए, यूटीजीएसटी कि एसजीएसटी। अब दिल्ली कौन है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो एक्सपर्ट जो था उसकी सलाह ऐसी ही रही थी कुछ, क्या, कि क्योंकि आप यूनियन टेरिटरी हैं और यूनियन टेरिटरी को चलाने के लिए यूटीजीएसटी लॉ बना हुआ है, तो आपने यूटीजीएसटी कलेक्ट करना चाहिए। और जीएसटी का एक सेक्शन है जो बोलता है अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स अगर आपने किया तो ये एक तरीके का गैर कानूनी माना जाएगा। तो आपने जो अनऑथराइज्ड कलेक्शन किया वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, फिर जो असली बनता है टैक्स वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो जो दिल्ली है, भले ही वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वो कैसी यूनियन टेरिटरी है, वो एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का लेजिस्लेचर है, वो खुद अपने कानून बना सकता है। तो जब दिल्ली खुद अपने कानून बना सकता है, तो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या एसजीएसटी एक्ट नहीं बना होगा, बना हुआ है। तो जब बना हुआ है, तो टेक्निकली स्पीकिंग भले ही ये 3 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जीएसटी के सभी पर्पस के लिए आपने इसे क्या मानना है, आपने इसे स्टेट ही मानना है, ट्रीट एज स्टेट जीएसटी में। तो सबसे खास बात कि जीएसटी में भले ही ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इनको बिल्कुल एक स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, तो इन्होंने वो सारे काम करने हैं जो एक स्टेट करता है। तो इसलिए टेक्निकली स्पीकिंग, तो हमारे पास एसजीएसटी कितने हुए, हमारे पास एसजीएसटी 28 नहीं हुए, हमारे पास एसजीएसटी हुए 31। तो ये 31 किसके हुए, 28 स्टेट के 28 एसजीएसटी तो थे ही, ये 3 जो यूटी हैं विद लेजिस्लेचर, भले यूटी है लेकिन इनके भी खुद के कानून है, तो इनके भी यू हैव दिल्ली एसजीएसटी एक्ट, यू हैव पौंडीचेरी एसजीएसटी एक्ट एंड यू हैव जम्मू कश्मीर एसजीएसटी एक्ट। तो ये 31 एसजीएसटी एक्ट। तो ये जो 5 यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव, करेक्ट, फिर लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और फाइनली लद्दाख, ये जो 5 हैं, अगर इनमें सप्लाई होता है
तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे इन पे जो टैक्स लगेगा, जो कानून लगेगा, वो कानून लगेगा यूटीजीएसटी एक्ट। सो वी हैव अ सिंगल एक्ट कॉल्ड एज यूटीजीएसटी एक्ट। तो ये यूटीजीएसटी एक्ट सिर्फ किस पे लगता है? सिर्फ ये 5 पे लगता है। करेक्ट। तो पहले कौन सा एक्ट किस पे एप्लीकेबल होता है वो समझना है। तो सोचिए, वो दिल्ली के दुकानदार ने अगर यूटीजीएसटी कलेक्ट करके पे कर दिया, तो पहले तो उसने एक ऐसा टैक्स ले लिया जो टैक्स उस पे एप्लीकेबल ही नहीं है। इट्स जस्ट लाइक पार्टनरशिप फॉर्म फॉलोइंग कंपनीज एक्ट, तो वो यूजलेस हो जाएगा। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे अभी ये जो काम किया गया, अब उसने एक ऐसा टैक्स कलेक्ट किया जो बनता नहीं, वो तो उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट थोड़े समय बाद आएगी, बोलेगी लाओ हमारा एसजीएसटी का पैसा, तो हो सकता है उसको वो भी देना पड़े। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्ग कलेक्शन एंड रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टैक्स। तो कौन सा टैक्स लगता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप जीएसटी वन नेशन वन टैक्स बोल रहे थे, यहाँ तो जीएसटी भी वन नहीं है, जीएसटी भी मैनी है। और मैनी की जब हम बात करते हैं तो इंट्रा स्टेट जब आप करते हैं, इसका मतलब मैं बोलूं, अगर आपने इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन किया है तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे आपको 2 टैक्स लगते हैं। एक लगेगा कंपलसरी सीजीएसटी, दूसरा क्या लगेगा ये डिपेंड करता है वो ट्रांजैक्शन आपका स्टेट में है कि यूटी में। अगर स्टेट में है तो लगेगा एसजीएसटी, और अगर स्टेट में नहीं है तो लगेगा यूटीजीएसटी। इसका मतलब सीजीएसटी कभी अकेला तो लग ही नहीं सकता, सीजीएसटी हमेशा एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के साथ लगता है। ये सब आपने इंटर लेवल पे भी देखा है। लेकिन ट्रांजैक्शन खाली इंट्रा नहीं होते, ट्रांजैक्शन इंटर भी होते हैं। तो दूसरा तरीका होता है ट्रांजैक्शन करने का, वो होता है इंटर स्टेट। अब ये जो एक ही ट्रांजैक्शन पे हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी लिया, इसी को टेक्निकली बोला जाता है डुअल जीएसटी मॉडल। दिस इज कॉल्ड एज डुअल जीएसटी मॉडल। डुअल जीएसटी मॉडल का मतलब ही क्या, जहां एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 टैक्स लग रहे हैं। और इंडिया ने जब जीएसटी लॉ इंप्लीमेंट किया तो इंडिया से पहले 160 प्लस कंट्रीज ने अपने यहाँ जीएसटी लॉ अप्लाई कर रखा था। पर इंडिया की जब हम बात करें तो इंडिया से पहले सिर्फ 2 कंट्री ऐसी थी जहां पे इस तरीके का या ऐसा मॉडल देखने को मिलता है, और वो 2 कंट्री थी ब्राजील एंड कनाडा। तो केवल ये 2 कंट्री थी जहां आपको ऐसी डुअल जीएसटी नाम की चीज मिलती है। बाकी हर जगह यू विल फाइंड अ यूनिफाइड जीएसटी मॉडल, मतलब सिंगल जीएसटी तरीके से काम चलता है, यूनिफाइड। तो इंडिया ने एक तो 17 साल लगाए, और 17 साल में जब काम करते हैं तो काम भी यूनिक करते हैं। तो हमने ऐसी कंट्री खोजी जहाँ पे यूनिक तरीके का जीएसटी लगता है, तो वैसा मॉडल हमने भी अडॉप्ट कर लिया। तो इंडियन जीएसटी मॉडल क्लोजली रिजेंबल्स कैनेडियन मॉडल। कि आप कनाडा में जाके काम करें और आप इंडिया में रह के काम करें, बेसिकली दोनों के जीएसटी लॉ लगभग मिलते जुलते हैं। इसीलिए इंडियन जीएसटी मॉडल को कई बार कैनेडियन मॉडल भी बोला जाता है, या डुअल जीएसटी मॉडल। करेक्ट। डुअल जीएसटी मॉडल का मतलब क्या है कि एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 गवर्नमेंट आके आपसे टैक्स ले रही। डुअल, तो एक हिस्सा आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट लेने, और दूसरा हिस्सा आएगी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन के बिहाफ में अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 टैक्स लग गए। लेकिन जब ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होता है तो फिर वही प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? वही प्रॉब्लम आ गई आपकी जो प्री जीएसटी एरा में रहती थी, कि 2 स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब जब 2 स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो पहले प्री जीएसटी एरा की मुसीबत समझिए। अगर आप प्री जीएसटी एरा की मुसीबत समझेंगे तो अपने आप आपको इम्पोर्टेंस एंड रेलिवेंस ऑफ जीएसटी समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब प्री जीएसटी एरा में जब कोई ट्रांजैक्शन होता था इंटर स्टेट सेल परचेज का, तो मान लीजिए एक सेलर है गुजरात का, गुजरात वाले ने कर्नाटका वाले को बेचा, इट्स अ इंटर स्टेट सेल। मान लीजिए उसने जो सेल किया 1 लाख रुपए का सामान बेचा, और जब आप इंटर स्टेट सेल करते हैं तो उसमें जो टैक्स लगता था प्री जीएसटी एरा में वो लगता था सीएसटी। द टैक्स विच वाज लेविड वाज सीएसटी। सीएसटी लगता था 2% यानी 2000। तो अभी वो सेलर ने बिल बनाया 1,02,000 रुपए सीएसटी, तो ऐसा करके 1,02,000 का टोटल उसने बिल बना के दे दिया। जब 1,02,000 का उसने बिल बना के दिया, अब ये 1,02,000 किसने किसको पे किया होगा? कर्नाटका वाले ने गुजरात वाले को पे किया होगा। अब गुजरात वाले ने क्या किया होगा?
ये 1,02,000 में लाख रुपए तो उसको चाहिए था, उसने अपने पास रखा, लेकिन जो 2,000 रुपए टैक्स के नाम पे उसने लिया था, ये उसने पे करना था सीएसटी के नाम पे। अब ये जो पे करना था उसने किसको पे करना था? तो क्योंकि इंटरस्टेट सेल था, तो ये पैसा वो अपनी गवर्नमेंट को देगा, तो ये 2,000 रुपए इसने गुजरात गवर्नमेंट को पे किया। फिर आगे आप जानते हैं जो भी आप टैक्स पे करते हैं उसमें क्रेडिट का सिस्टम भी है। प्री जीएसटी एरा में भी क्रेडिट मिलता था, पोस्ट जीएसटी एरा में भी क्रेडिट मिलता है, और ज्यादा तरीके से। तो ये जो क्रेडिट मिलने का मैकेनिज्म था, अब ये कर्नाटका वाला क्या करता है? ये कर्नाटका वाला इसी प्रोडक्ट को वापस अपनी शॉप में कर्नाटक बेचता है। अब वो कर्नाटका में बेचे या कहीं भी बेचे, कुल मिला के वो भी बेच रहा है। मान लीजिए उसने 50,000 रुपए कमाना था, तो 1 लाख रुपए में उसने अपना 50,000 का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा और 1.5 लाख रुपए सेल प्राइस डिसाइड किया। जैसे ही उसने 1.5 लाख रुपए सेल प्राइस डिसाइड किया, अभी सिंप्लिसिटी के लिए अपन रेट पे डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, मान लो वैट लगता है तो 2% से ही वैट लगा रहे। कर्नाटका का कर्नाटका था तो वैट लगता, यही कर्नाटका से कोई दूसरा स्टेट होता तो सीएसटी लग जाता। तो उसने वैट लगाया कितना? 2%। तो 1,50,000 का 2% मतलब 3,000। अब 3,000 रुपए इसने इस कस्टमर से लिए होंगे। अब अपन इसकी बात करते हैं, इसने फंड कैलकुलेशन क्या किया होगा। कर्नाटका वाले ने अब गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो अब कर्नाटका वाला जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहता है, तो वो बोलेगा साहब देखो मेरा आउटपुट, मैंने जब बेचा तो मैंने 3,000 रुपये टैक्स लिया था, यही मेरा आउटपुट टैक्स कहलाता था। खरीदते वक्त मैंने 2,000 रुपये का टैक्स दिया है, वो 2,000 रुपये मेरा इनपुट टैक्स बनता है, तो मेरा नेट टैक्स पेबल तो 1,000 रुपये बनता है। अब वो 1,000 रुपये पे करने जा रहा है। ये 1,000 रुपये वो किसको पे करने जा रहा है? कर्नाटका गवर्नमेंट को। ये वो पे करने जा रहा है टू कर्नाटका गवर्नमेंट। कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया आपने ये सामान बेचा था 1,50,000 में, आपने कस्टमर से टैक्स लिया 3,000 और वैट बोल रहे हो। वैट मतलब कौन सा वैट हुआ? कर्नाटका वैट। तो इसका मतलब आपने उस कस्टमर से 3,000 रुपए कर्नाटका वैट के नाम से लिया, और हमको पे कितना कर रहे हो? 1,000 रुपए। क्यों भैया, कम क्यों पेमेंट किया? उसने बोला साहब मैंने खरीदा था, तो खरीदते वक्त 2,000 रुपए टैक्स भी तो दिया था, तो इसलिए मैंने उसका क्रेडिट ले लिया, क्योंकि वो पैसा तो पहुंच गया होगा आपके पास। कर्नाटका गवर्नमेंट बोलती है रुक जा, चेक कर लेते हैं तिजोरी, अगर वो 2,000 हमारी तिजोरी में है तो तेरा क्रेडिट लेना समझ में आता है, ताकि हम डबल टैक्स ना लगाए। लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट ने तिजोरी खोला, उसमें क्या 2,000 रुपये मिल रहे? नहीं। कारण, क्योंकि वो 2,000 रुपये तो किसको दिया गया? वो तो पेड टू गुजरात गवर्नमेंट था। तो अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने सीधा सीधा अपने डीलर को समझाना है, जिस थाली में खा रहा है उसमें छेद कर रहा है। तेरी शॉप कर्नाटका में, बिजनेस कर्नाटका में करता है, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है तो गुजरात को दे के आता है। कर्नाटका वाला बोलता है लेकिन साहब मैंने तो डीलर को पे किया था, उसने गुजरात को क्यों दिया वो जाने। क्योंकि सीएसटी का पैसा ही सेलिंग स्टेट को जाता। प्रॉब्लम ये थी। क्रेडिट यहाँ पे क्यों मना हो गया? क्रेडिट यहाँ पे मना होने की वजह यही थी, क्योंकि जब मैंने इंटरस्टेट परचेज किया और उसमें टैक्स पे किया, तो उसका पैसा जो है वो सेलिंग स्टेट को चला जाता था। भले भी से वी फॉलो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, लेकिन पैसा तो ओरिजिन स्टेट को दे रहे थे। तो ऐसा देखा जा रहा था कि एक स्टेट जहां पे सेलर ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, मान लो महाराष्ट्र में सेलर ज्यादा है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास तो हर केस में पैसा आना है, वो लोकल बेचे तो भी पैसा आएगा, वो इंटर स्टेट सेल करे तो भी पैसा आएगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जितने पैसों की जरूरत है महाराष्ट्र को चलाने के लिए, उससे ज्यादा पैसा उसके पास पड़ा रहता है टैक्स के नाम पे। लेकिन दूसरे स्टेट्स जहां के सपोज बायर है, जहां पे लोग ज्यादा है, बायर ज्यादा है, उस स्टेट में पैसा आ ही नहीं रहा। कारण, क्योंकि वहां सेलर नहीं है। तो जब सेलर नहीं है तो उस स्टेट को अपने डेवलपमेंट के लिए जितने पैसों की जरूरत है वो पैसा उस तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि उसके यहाँ उतने सेलर्स नहीं है जिससे उसको पैसा मिल सके। तो एक स्टेट जिसको जरूरत नहीं है उतने पैसों की, उसको जरूरत से ज्यादा पैसा मिल रहा है, और एक स्टेट जिसको जरूरत है उसको उतना पैसे जरूरत होने के बावजूद नहीं मिल पा रहे। इट्स जस्ट लाइक एक फैमिली जिसमें 4 लोग हैं और एक फैमिली जिसमें 40 लोग हैं।
ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा पैसा किस फैमिली को चाहिएगा चलाने के लिए? 40 लोगों वाली फैमिली को। तो यूं समझ लीजिए, एक तरफ महाराष्ट्र है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र में दुकानदार ज्यादा है, इसलिए वो जो भी बेचते हैं सारा पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चला जाता है, तो महाराष्ट्र तो अपना डेवलपमेंट करे जा रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश जहाँ 40 लोगों की फैमिली है, अब उसको अपनी बेसिक फैसिलिटीज देने के लिए भी पैसे की जरूरत है, उतना पैसा भी नहीं पहुंच पा रहा। तो जीएसटी ने ऐसे ही प्रिंसिपल्स को चेंज करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि अब जीएसटी में यही पैसा अब किसको जाएगा? ये पैसा अब जाएगा बाइंग स्टेट को। यानी अब रियल मायने में भी फॉलो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। तो जब हम डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, तो जीएसटी में अब ये पैसा आपके कर्नाटका गवर्नमेंट को जाएगा। और अगर ये पैसा कर्नाटका गवर्नमेंट को गया, तो बताइए अब कर्नाटका गवर्नमेंट को ये 2000 का इनपुट देने में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए जो कर्नाटका है उसने क्या करना है? अब आईजीएसटी मॉडल फॉलो करना है। तो इसलिए इस तरीके के ट्रांजैक्शन के लिए अब एक नया टैक्स लगाना था। सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते तो फिर एसजीएसटी में हमें तो कर्नाटका एसजीएसटी लगाना पड़ जाता। लेकिन सोचिए, शॉपकीपर सेलर तो गुजरात वाला है, वो कर्नाटका एसजीएसटी कैसे लगाएगा? कर्नाटका एसजीएसटी लगाने के लिए उसको कर्नाटका में रजिस्टर होना पड़ेगा, तो वो तो उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक नया कानून बनाना पड़ा, जो कि एक मजबूरी थी। इट वॉज नॉट द नीड, लेकिन ये मजबूरी थी। तो मजबूरी का नाम, जो आज तक आपने बोला था महात्मा गांधी, जीएसटी आने के बाद वो मजबूरी का नाम बन गया आईजीएसटी। यानी ये कानून नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रांजैक्शन तब भी हो सकता था। बस फर्क ये था, गुजरात वाले ने बिल बनाना था सीजीएसटी और कर्नाटका एसजीएसटी, लेकिन वो बोला भैया मैं तो ऐसा कर नहीं सकता। तो इसलिए इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें एक ही टैक्स लगाया जाता है, और वो टैक्स है आईजीएसटी। और आईजीएसटी का बेसिक फंडा ही वही है कि इट इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ सीजी और एसजी। तो जो सम टोटल हुआ, तो आईजीएसटी का पैसा मैंने पे करना है, उसका काम वही होगा। आईजीएसटी का आधा पैसा सेंट्रल को जाएगा, और आधा पैसा जो है वो अब कट के किसको जाएगा? बाइंग स्टेट को जाएगा। तो जब ये काम ऐसे हो सकता था, तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों बनाया? अगर कोई काम आईजीएसटी से हो सकता था, जहाँ पे आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखे और आधा पैसा बाइंग स्टेट को दे दे, तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी की जरूरत ही क्यों है? क्या बिना उसके काम नहीं हो सकता? पहला सवाल सोचिए। चलो मान लो अब वही ट्रांजेक्शन मैं छत्तीसगढ़ में करता हूँ। आप बायर है, मैं सेलर हूँ, मैंने आपको 1 लाख का सामान बेचा, मैंने उसमें आपसे आईजीएसटी चार्ज कर लिया, करेक्ट? 12% के हिसाब से 12,000। अब ये 12,000 मैंने गवर्नमेंट को पे किया। ये 12,000 का पैसा कैसे जाएगा? मैं गवर्नमेंट को 12,000 आईजीएसटी के नाम पे देता, गवर्नमेंट क्या करती है? 12,000 का आधा पैसा काट के सेंटर को देती, तो 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता। बचा हुआ आधा पैसा किसको देती? बोलते बाइंग बाइंग जो व्यक्ति है वो कहाँ का है? तो आप बोलते सर मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, तो वो बाइंग स्टेट छत्तीसगढ़ होता, तो वो पैसा छत्तीसगढ़ को पहुंच जाता। तो वो तो वैसे भी पहुंच रहा था। तो ये काम तो आईजीएसटी में भी हो सकता था। तो फिर सीजीएसटी क्या प्रॉब्लम है इसमें? इनपुट में आईजीएसटी इनपुट तो मिलता ही है, सबसे कॉमन इनपुट है जो आपको मिलता है। सवाल है, इतने सारे कानूनों से बच जाते हैं हम, एक सीजीएसटी की जरूरत नहीं होती, एक यूटीजीएसटी की जरूरत नहीं होती, 31 के 31 एसजीएसटी की भी जरूरत नहीं होती, सब कानून खत्म। और ये रियल मायने में वन नेशन वन टैक्स होता, वेयर यू कुड हैव ओनली वन टैक्स कॉल्ड एज आईजीएसटी एक्ट। फिर ये काम क्यों नहीं किया? सोचो। जीएसटी लॉ आ गया इसलिए अपन ने पढ़ना है, वो तो एक बात है ही, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। लेकिन जीएसटी लॉ में सब कुछ सही है ऐसा मान के नहीं पढ़ रहे हैं, तो कई चीजें अपन ने सीखनी भी है, करेक्ट? तो ऐसे इंस्टेंसेस पे अब सवाल ये था कि ये जब काम इजीली हो सकता था, और इसी को बोलते हैं यूनिफाइड जीएसटी मॉडल, जो ज्यादातर कंट्रियां फॉलो करती। डुअल जीएसटी मॉडल हर कोई फॉलो नहीं करता, केवल 2 कंट्री थी जो फॉलो करती थी। अगर हम वाकई ये करते तो ये ऑस्ट्रेलियन मॉडल बन जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही होता, जहाँ पे सेंट्रल टैक्स कलेक्ट करती है और वो
आधा पैसा अपने पास, मतलब जो भी पैसा अपने पास रखना है अपने पास रख के बचा हुआ पैसा स्टेट्स को या वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स को बांटती। ये चीज के लिए हमारे स्टेट्स तैयार नहीं थे। क्यों तैयार नहीं थे? क्योंकि वो ये नहीं करना चाहते थे। दे दे माई, दे दे माई। अब कोई भी स्टेट, अब आप जानते हैं इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जहाँ पे आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, फिर उसके अंदर भी कई ऐसे ब्रेकअप्स होते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ होती है, म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, पंचायत होती है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अगर हम खाली आईजीएसटी लगाते, पैसा तो नो डाउट उतना ही वैसे ही मिलता, सिंगल उससे भी काम हो सकता था, पहले तो ये समझ जाइए। लेकिन फिर भी हमने ये काम किया क्यों नहीं? क्योंकि जब ये प्रपोजल रखा गया तो उसमें फिर स्टेट्स ने बोला भैया अभी क्या हो रहा है, अभी 6,000 सीजीएसटी लग रहा है, 6,000 एसजीएसटी लग रहा है, तो जो 6,000 आप सीजीएसटी दे रहे हैं वो डायरेक्ट किसके पास जा रहा है? वो डायरेक्ट जा रहा है मोदी जी के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन जो 6,000 आप एसजीएसटी के नाम पे दे रहे हैं वो पैसा किसके पास जा रहा है? सीधा विष्णु जी के पास जा रहा है आज की तारीख में, यानी स्टेट के पास। तो जब बघेल जी से विष्णु जी हो गए ना, तो ऐसा, हाँ, तो अभी वो 6,000 उधर जा रहा है। तो जब 6,000 उधर जा रहा है तो अभी सोचिए पैसा डायरेक्टली मिल रहा है, कल को यही चीज पलट जाए तो पहले मैं पूरा 12,000 सेंटर को दूं, मैंने तो अपना काम कर लिया, लेकिन फिर वो 12,000 में 6,000 स्टेट अपना ही पैसा लेने सेंटर के सामने ऐसा हाथ फैलाए। तो कई बार ऐसा होता है इंडिया में कि हो सकता है सेंटर में गवर्नमेंट किसी और की, स्टेट में गवर्नमेंट किसी और की, चलो छत्तीसगढ़ तो अभी बराबर मैच हो गया, पर कुछ समय पहले तक तो मैच नहीं था ना, जहाँ पे सेंटर पे एक की गवर्नमेंट है, स्टेट पे दूसरे की गवर्नमेंट है। तो कल को अगर बघेल जी रहते तो वो नाराज नहीं हो जाते? बिजनेस मेरे यहाँ करता है, शॉप मेरे यहाँ है, टीवी मेरे यहाँ बेचता है, लेकिन जब टैक्स की बात आती है तो मोदी जी को देके आता है। चलो वोट देता था वहां तक समझ आता है, टैक्स भी उनको देता है। तो मीनिंग देयर बाय आपने टैक्स पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दिया, तो अब स्टेट को अपना ही पैसा मांगने के लिए दे दे माही करना पड़ेगा। तो कई स्टेट्स इसके लिए तैयार नहीं थे। बंगाल, इनो चौलवे मना कर दिया, ये नहीं चलेगा कि हम अपना ही पैसा लेने के लिए सेंटर के सामने ऐसे हाथ फैलाए। तो ऐसे जहां जहां जिन जिन स्टेट्स में ऐसा था सबने अपोज किया। तो इसलिए मजबूरी के चलते ये सारे अलग अलग कानून हमने बना कि क्या डिसाइड हुआ कि भैया जितना पैसा अलग अलग कर सकते हो वो अलग अलग ही रखो। तो जब ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट होता है तो जबरदस्ती सेंटर को पैसा देने की जरूरत नहीं, आधा इनको दो आधा हमको दो। तो शुरू से वो बंटवारा रखा। पर इंटर स्टेट अगर करते और उसमें आधा आधा करते तो वहां पे दिक्कत आ जाती, क्योंकि आप गुजरात वाले को बोल रहे हो कि जा कर्नाटका जाके टैक्स दे। क्यों? क्योंकि तूने कर्नाटका को बेचा और आगे चल के हमको उसको कर्नाटका के डीलर को क्रेडिट देना। फिर वो बोलता मैंने तो तमिलनाडु वाले को भी बेचा है, तो बोले जा तमिलनाडु दे क्या। फिर बोलता मैंने एमपी वाले को भी बेचा है, बोले जा एमपी दे क्या। फिर बोलता मैंने जम्मू कश्मीर भी दिया और कन्याकुमारी भी बेचा है, एक टीवी। तो उसमें बस साल उसने 31 टीवी बेची थी। बोले जा पूरे 31 जगह घूम के आ जा। तो इसका मतलब सिर्फ वो बायर क्रेडिट ले सके उसके लिए मैंने हर जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाता, हर जगह पेमेंट, कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रहे हो आप सेलिंग डीलर से। तो इसलिए मजबूरी के चलते हमने कानून बनाया था आईजीएसटी, ये बेसिक फंडा था। तो इसलिए इतने कानून जो है, तो जीएसटी को लेके टोटल कितने कानून, तो आप देख रहे हैं टोटल 34 अलग अलग कानून तो जीएसटी को अकेले को लेके बने हुए। आप बात करते हैं वन नेशन वन टैक्स की, 34 तो जीएसटी है इंडिया में लाइव रनिंग आज की तारीख में। और उसके बाद भी जीएसटी 17 साल जो लगे उसमें, उसके इतना सब करने के बाद भी कई स्टेट्स तैयार नहीं थे। बोले क्यों? डर, फियर फैक्टर। भैया आज हमारे पास वेट के नाम पे सब कुछ आ रहा है, तुम्हारे पास इनकम टैक्स और उसके नाम पे पैसा आ रहा है, तो ये सब पैसा तो तुम ले रहे हो। आज सेंटर को ये सब चीजों से पैसा मिल रहा है, स्टेट को तो ज्यादातर बस इन्हीं चीजों से रेवेन्यू मिलता था। और तुमने बोला भैया कानून को खत्म कर दो, की जगह जीएसटी लाएंगे। खत्म में क्या किया? आज क्या चीजों को जीएसटी में सबस्यूम किया? सर्विस टैक्स को बोला ठीक है खत्म कर देते,
सीएसटी भी खत्म कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है देखो हम तुम्हारे लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम अपने कानून खत्म करते जा रहे हैं, देखो एक्साइज भी हम खत्म कर देते, तुम भी अपने सारे कानून खत्म कर दो और सबकी जगह जीएसटी लाएंगे। बोले देख इनकम टैक्स तो अलग है, उसका तो एक सब्जेक्ट भी रखना है 100 मार्क्स का अपने को, तो इसलिए वो अलग है, उसको सब्स्यूम नहीं करेंगे। तो ये आज भी चलता है, ये आज भी चलता है। एक गलतफहमी थी कि जीएसटी आएगा तो कस्टम भी खत्म हो जाएगा। सीए फाइनल के बच्चों ने बोला हमारा सिलेबस भी सुधर जाएगा, सिर्फ जीएसटी पढ़ना पड़ेगा। तुरंत आईसीआई ने न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग जारी कर दिया, जिसमें बोला 80 मार्क्स जीएसटी, 20 मार्क्स कस्टम। तो 20 मार्क्स का अगर कस्टम आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्लियर है कि कस्टम लॉ आज भी है। तो जो लोगों की गलतफहमी थी कि जीएसटी आने के बाद कस्टम भी खत्म हो जाएगा, कस्टम वस्टम कुछ खत्म नहीं हुआ, तो ये आज भी एग्जिस्ट करता है। तो सेंटर ने अपने कुछ कानून तो बचा लिए थे। कल को अगर जीएसटी फेल भी होता तो भी सेंटर ऐसा सड़क पे आने वाली नौबत तो नहीं आ जाती, क्योंकि इनकम टैक्स से तो काम चल ही जाता थोड़ा बहुत उसका। लेकिन स्टेट को बोला तुम अपना सब कुछ खत्म कर दो, तो स्टेट बोले भी हम अपना सब कुछ खत्म कर देंगे और कल को जीएसटी फेल हो गया, जितना सोचे थे उतना नहीं आया कलेक्शन, तो हम क्या करेंगे, सड़क पे आ जाएंगे। तो बोले वही तो हम चाह रहे थे। स्टेट ने बोला जीएसटी नहीं आएगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आर्टिकल 246 ए लाना है तो पहले तो सबकी रजामंदी चाहिए थी। तो इस रजामंदी के लिए अब वो रूट में मनाने का सिलसिला चला था। तो स्टेट ने बोला कुछ हमें भी चाहिए, तुम सब अपने पास रख लियो, कुछ हमको भी चाहिए। तो बोले ठीक है, इनको तुम अपने पास रख लो। कौन? एक्साइज ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इन्हीं को आप क्या बोलते हो? बेवड़े। तो बेवड़ों को आप अपने पास रखो, उनको जीएसटी में लाके जीएसटी को गंदा नहीं करते। करेक्ट। वैसे भी इनके हिसाब से तो जीएसटी 1954 में ही आ गया इंडिया में, ये तो ऐसा सोचते हैं। फिर इनको समझाना पड़ता है कि 1954 में इंडिया में नहीं आया था, फ्रांस में आया था। तो गवर्नमेंट ने बोला इनको जीएसटी से बाहर रखो। तो आज भी इन पे जीएसटी नहीं लगता, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। जैसे एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता, उस पर आज भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो जब वो बनाएंगे तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा, फिर उसको बेचेंगे तो उस पर वैट, अगर लोकल बेच रहे हैं तो वैट, इंटर स्टेट बेच रहे हैं तो सीएसटी, वो टैक्स लगेगा। तो उतने नाम के लिए आज भी वो कानून जिंदा है, एक्साइज एंड वैट, सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए। करेक्ट। तो बेवड़ों को छोड़ा, पर बोला वैट को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने सर्विस टैक्स को सब्स्यूम किया है, तो वैट को तो करना ही पड़ेगा। तो वो तो कोई चारा नहीं था। लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ऐसे कई सारे कानून थे, वो सबको सब्स्यूम कर दिया गया। तो ये सब सब्स्यूम करने के बाद कंट्री में जो है वो जीएसटी फाइनली लॉन्च किया गया था। करेक्ट। अब ये जो जीएसटी जो लॉन्च किया, इसमें शुरू में तो सब चीजों पे जीएसटी लगने की बात थी, लेकिन अल्टीमेटली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे अल्कोहलिक लिकर को जीएसटी से बाहर रखा, वैसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। करेक्ट। तो कुछ चीजें जिन पे अभी जीएसटी नहीं लगता, कौन कौन सी चीजें हैं? तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन पे जीएसटी नहीं लगता। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, क्रूड ऑयल, मोटर स्पिरिट, ये जिसी को पेट्रोल बोलते हैं, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, ऐसी जितनी भी चीजें, तो इन सब पे जीएसटी नहीं लगता। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, जब आपको मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो कभी आपने देखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जीएसटी लगते हुए? तो ये सब चीजें जीएसटी के स्कोप दायरे से बाहर है, इन पे जीएसटी नहीं लगाया जाता है। करेक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन नॉलेज पर्पस के लिए जरूरी है किस पे जीएसटी लगता है और किस पे जीएसटी नहीं लगता। तो ये मैं आपको बता चुका कि ट्रांजैक्शन जो है जीएसटी एरा में दो तरीके के होंगे, एक होगा इंट्रा, दूसरा होगा इंटर। इंट्रा होगा तो उसमें एक टैक्स लगेगा कंपलसरी सीजीएसटी, दूसरा टैक्स लगेगा एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, डिपेंड करता है। और इंटर होगा तो एक ही टैक्स लगेगा विच विल बी कॉल्ड एज आईजीएसटी। तो कब सीजीएसटी लगता है, कब आईजी लगता है? तो व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सेम स्टेट और बिटवीन सेम यूटी।
छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार का अंडमान निकोबार। जब ट्रांजैक्शन ऐसा होता है तो उसमें जो टैक्स लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। लेकिन जब भी ट्रांजैक्शन दो डिफरेंट स्टेट में हो, दो डिफरेंट स्टेट मतलब हो गए महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, तो ट्रांजैक्शन अगर महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ जा रहा है, अच्छा बताइए अंडमान निकोबार वाले ने लक्षद्वीप वाले को बेचा, अंडमान निकोबार वाले ने लक्षद्वीप वाले को बेचा, कौन सा टैक्स लगाएगा? अंडमान निकोबार वाले ने लक्षद्वीप वाले को बेचा, सोचो और जवाब दो। दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, दोनों विदाउट लेजिस्लेचर से, तो कौन सा टैक्स लगेगा उस ट्रांजैक्शन पे? कौन सा टैक्स लगेगा? तो उस ट्रांजैक्शन पे यस आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि इट इज बिटवीन टू डिफरेंट यूटीज। तो कई बार उस पे भी दोनों ने सलाह ली तो पता चला दोनों यूटी हैं, तो टैक्स लगा दिया सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे टू डिफरेंट यूटीज, इसका मतलब अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप, तो ऐसे इंस्टेंसेस पे ये ट्रांजैक्शन पे भी आईजीएसटी लगेगा, दिस इज इंटरस्टेट। या फिर वन स्टेट वन यूटी, छत्तीसगढ़ से लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ से लक्षद्वीप आपने बेचा, तब भी कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। इसके आप रेलेवेंस अभी भी देख सकते हैं, अभी भी लेवल ऑफ इग्नोरेंस या नासमझी इतनी है कि अभी भी एक दुकानदार ऐसा जो छत्तीसगढ़ में है, अच्छा छत्तीसगढ़ से सामान बेच रहा है, लेकिन वो जो टैक्स चार्ज कर रहा है वो चार्ज कर रहा है सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। उसको समझाना पड़ेगा कौन सा टैक्स चार्ज कर रहा है, तो इस चार्जिंग सीजीएसटी यूटीजीएसटी, ठीक। तो मतलब जिसके जो मर्जी आ रही है जीएसटी में वो कर रहा है, बस हमने एग्जाम में वो नहीं करना है कि जो मर्जी आ रही है वो कर रहे हैं। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे कब कौन सा करेक्ट टैक्स लग रहा है, इसी चीज के लिए तो आपका सिलेबस बदला गया और अब उसमें प्रैक्टिकल चीजें डाली गई। तो अब उसमें इवन जीएसटी पोर्टल से रिलेटेड कई सारे सवाल जवाब आएंगे। तो जीएसटी पोर्टल हालांकि तो इंस्टीट्यूट ने फाइनल के लिए मैंडेट किया है, वो भी अब, पर आप जानते हैं पोर्टल तो मैं इंटर लेवल से बताता चल रहा हूँ आपको, करेक्ट। तो पोर्टल में कौन सी चीज कैसी हो रही है वो तो हम इंटर लेवल से ही देखते आ रहे हैं, तो फाइनल में तो ऑब्वियसली देखेंगे सारी चीजें, पूरा पोर्टल को एक्सप्लोर कर लेंगे कि जीएसटी पोर्टल में कौन सा काम कैसे होता है, हर एक प्रोसेस, करेक्ट। तो वो भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, उससे भी रिलेटेड सवाल आएंगे, ठीक। तो आईजीएसटी केवल एक ही ट्रांजैक्शन पे लगता है, वो है इंटरस्टेट, बाकी सभी ट्रांजैक्शन पे सीजीएसटी एक फिक्स है और उसके साथ है एसजीएसटी, ठीक। अब तो मैं अगर फाइनल कंक्लूड करूं यानी इंट्रोडक्टरी टॉपिक को, क्योंकि उसके बाद नाउ विल बी एंटरिंग इनटू आवर कोर टॉपिक, पर ये कुछ पुरानी बातों को याद करने का था, इसलिए हमने इनडायरेक्ट टैक्स की शुरुआत में जीएसटी जो कुछ समय पहले हमने देखा था उसको एक तरीके से रिकॉल कर रहे थे। तो अगर हम कंपैरेटिव टर्म्स में बात करें तो प्री जीएसटी एरा में टोटल ऐसे कितने कानून होते थे? 17 कानून होते थे। ये 17 कानूनों को पूरा सबस्यूम करके एक कानून जो बनाया गया, वो कानून कौन सा था? जीएसटी। क्या आप ये जानते हैं? यस। इवेंट, कोई भी कानून लगने का एक इवेंट होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा था एक्साइज कब लगता है, तो आपने बोला था सर एक्साइज लगता है मैन्युफैक्चरिंग पे, यानी जब भी हम कोई मैन्युफैक्चर करें तब एक्साइज लगता है। वैसे ही सर्विस टैक्स लगता था जब आप कोई सर्विस देते हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो जैसे ही आपने सर्विस दी तो कंट्री में आप में सर्विस टैक्स लग जाता था। वैसे ही वैट लगता था, सीएसटी लगता था सेल पे। इसका मतलब सोचिए अगर मैंने ये साबित कर दिया कि मैं जो कर रहा हूं वो सेल ही नहीं है तो वैट भी नहीं लगता था। जैसे फॉर एग्जांपल बिग बाजार मुंबई, बिग बाजार मुंबई ने बिग बाजार रायपुर को कुछ सामान भेजा, अब देखा जाए तो बिग बाजार तो एक ही है, तो मुंबई वाले ने रायपुर वाले को सामान भेजा, क्या इसे आप सेल मानते? दिस इज नॉट सेल, दिस इज स्टॉक ट्रांसफर। ये क्या है? ये तो स्टॉक ट्रांसफर है मुंबई वाले से रायपुर वाले को। क्या इस पे वैट लगता था? नहीं लगता था। तो प्री जीएसटी एरा में
इस ट्रांजैक्शन पे वैट नहीं लगता था, उसके लिए बस प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज होता था, आपको फॉर्म देना पड़ता था सीएसटी में, वो फॉर्म अगर आप दे दें तो कोई टैक्स नहीं लगता था। तो यानी सोचिए हर पुराने लॉ का एक इवेंट, तो 17 कानून थे तो 17 अलग अलग टैक्सेबल इवेंट थे। एक्साइज लॉ 44 का लॉ था, जो चलते चलते फाइनली उसकी मृत्यु कब हुई, 1 जुलाई 2017। तो जो 1 जुलाई 2017 को जब उसकी मृत्यु हुई, यानी लगभग 56 और 17 73 साल सीनियर सिटीजन होने के बाद, उसके बावजूद एक्साइज में 90% जितने भी केस चलते थे, लिटिगेशन होता था, वो सारा लिटिगेशन सिर्फ इसी बात को लेके होता था कि मैंने जो किया है वो मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं। एज अ डीलर मैं हमेशा बोलता था साहब मैंने जो किया वो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी है, मैंने क्या किया, मैंने तो टी उठाई उसको टाटा टी बना दिया, इसको थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग बोलते। मैन्युफैक्चरिंग तो वो होता है जो टेबल कुर्सी चेयर ये सब बनाते हैं, मैंने तो क्या लिया, सॉस लिया और टोमेटो केचप बना दिया, तो इसको थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग बोलते। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है मजाक बना रखा है, इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो गवर्नमेंट बोलती थी वो मैन्युफैक्चरिंग है, हो गया लिटिगेशन। तो गवर्नमेंट बोलती थी आपको एक्साइज देना पड़ेगा, बिजनेसमैन बोलता था एक्साइज तो लगता ही नहीं साहब मेरे पे, लो एक्साइज तो मैन्युफैक्चरर पे लगता है, आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर। तो 90% लड़ाई झगड़ा तो उसके एग्जिस्टेंस पे ही था, वो भी 73 साल के होने तक। तो अब गवर्नमेंट ने ये सब चीज को ही पूरा बदल दिया जीएसटी लॉ, क्योंकि अब जीएसटी लॉ में एक ही चीज का इवेंट है, यानी ये क्या चल रहा था, ये सब अनुलोम विलोम ही तो चल रहा था। गहरी सांस लो, 17 कानून को अंदर किया, जीएसटी का विलोम कर दिया, फिर गहरी सांस लो, मैन्युफैक्चरिंग को अंदर किया, सेल को अंदर किया, सर्विस को अंदर किया, ऐसे जितने 17 कानूनों के अलग अलग इवेंट थे सबको अंदर किया, और एक्सेल किया एक वर्ड जिसका नाम है सप्लाई। तो यानी जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट ही है सप्लाई। इसका मतलब जो भी मैंने किया, कल को अगर वो साबित हो गया कि वो सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। इसका दूसरा मतलब कि कल को अगर मैंने साबित कर दिया कि जो मैंने किया वो सप्लाई ही नहीं है, तो मैं क्या साबित कर रहा हूं, मैं साबित ये कर रहा हूं कि आई एम पार्टनरशिप फर्म फॉर कंपनीज एक्ट, मैं ये साबित कर रहा हूं। बोले मतलब ये कानून ही मुझ पे नहीं लगता। अगर मैंने ये साबित कर दिया कि मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, सो डू आई नीड टू फॉलो कंपनीज एक्ट, नहीं। तो अगर मैंने ये साबित कर दिया कि मैं जो कर रहा हूं वो साहब वो तो सप्लाई नहीं है, और जीएसटी तो सप्लाई पे लगता है, तो ये एक्ट से ही बाहर। तो इवेंट क्या है, दैट इज द रेलिवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट। तो जीएसटी में वो टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। जब इवेंट होता है तो उसमें दूल्हे भी तैयार किए जाते हैं। किसको बोला जाता है दूल्हा, जो सज धज के जाता है गवर्नमेंट को टैक्स देने, करेक्ट, तो उसका काम है टैक्स देना। तो ये दूल्हे के नाम भी अलग अलग होते थे। जैसे कि जब आप एक्साइज लॉ में रहते थे तो दूल्हे को किस नाम से पुकारा जाता था, मैन्युफैक्चरर। तो एक्साइज डिपार्टमेंट जो होता था बोलता था अरे साहब आप हैं क्या मैन्युफैक्चरर, बोले हाँ चलिए एक्साइज देना है, तो उसको उठा के ले जाते थे एक्साइज देने के। उतने में अचानक से एक सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से आवाज आती थी, अरे कौन है यहाँ का सर्विस प्रोवाइडर, बोले साहब मैं ही हूँ। बोले तू तो मैन्युफैक्चरर, बोले साहब मैं बनाता हूँ फिर उसी को पैक करता हूँ, तो मैं सर्विस भी देता हूँ, पैकिंग एक सर्विस है। तो बोले चलो, तो उसी दूल्हे को सर्विस प्रोवाइडर बना के उठा के ले गए। उतने में अचानक से वेट डिपार्टमेंट आता है, और वेट डिपार्टमेंट क्या बोलता है, अरे भैया यहाँ का सेलर कौन है, हु इज द सेलर, फिर उसी ने हाथ उठाया, साहब मैं ही हूँ सेलर। बोले कितने दूल्हे हैं तू, तू अपने आप को मैन्युफैक्चरर भी बोलता, तू अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर भी बोलता, फिर तू सेलर। बोले साहब बनाया फिर पैक किया, पैक करके करूंगा क्या, बेचूंगा ना, तो मैं से बेच भी रहा हूँ, मैं सेलर भी हूँ। तो बोले चलो वेट देने। तो एक ही दूल्हे को अलग अलग नाम से पुकारते थे। देखिए प्री जीएसटी में कितने कंफ्यूजन होते थे। वो दूल्हा बीच में खड़ा था, चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर, तो एक सेंटर रूम में खड़ा था जिसके 17 दरवाजे हैं, और हर दरवाजे से आवाज आ रही थी, और सब में हाथ एक ही उठा था, साहब मैं ही हूं। तो बोले चलो, दूल्हे का नाम ही बदल दिया, टैक्सेबल पर्सन। अब जीएसटी में दूल्हे का नाम क्या है, एक ही सहरा चढ़ा, और वो है टैक्सेबल पर्सन का सहरा।
कि अब अगर जीएसटी में आप टैक्सेबल पर्सन हैं तो चलो, अदरवाइज आराम करो। तो देखिए सब इवेंट कितने सिंप्लीफाई होते जा रहे हैं। एक टैक्स लगेगा जीएसटी, एक इवेंट पे लगेगा सप्लाई, एक व्यक्ति ने देना है वो है टैक्सेबल पर्सन। प्री जीएसटी में ट्रांजैक्शन भी 3 होते थे, इंट्रा, इंटर और कुछ होते थे इंटरनेशनल। जो प्री जीएसटी एरा में इंट्रा होता था उस पे टैक्स भी इंट्रा वाला ही लगता था। आज की तारीख में पोस्ट जीएसटी में वो इंट्रा ही माना जाता है। तो पहले वहां वैट लगता था, पहले यहाँ पे वैट लगता था, अब वैट की जगह यहाँ पे लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, या अगर यूटी होगा तो यूटी जीएसटी। इंटरस्टेट, पहले इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होता था तो उस पे लगता था सीएसटी, लेकिन इंटरनेशनल सेल जो होता है, इंटरनेशनल सेल, इंटरनेशनल कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको तो वो सेल ही नहीं मानते, यानी स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स ही नहीं लेती थी। बोले भैया हमको यहाँ के लोगों की बात समझ आती है, थोड़ा बहुत बाहर, ये इंटरनेशनल सेल कर दिया इसने तो, चार्ल्स को बेच दिया सामान, अभी हमको चार्ल्स की बात ही समझ नहीं आती, इसकी बात समझ में नहीं आती, इनसे दूर ही रहती थी स्टेट गवर्नमेंट। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे ना वैट लगता था ना सीएसटी लगता था। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते थे भैया आप ही देख लो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करती थी कि इंपोर्ट है कि एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट है तो जा माफ, इंपोर्ट है तो चल ठीक है कस्टम्स लग जाएगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हाथ नहीं लगाती थी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे। पर अब पोस्ट जीएसटी 3 ट्रांजैक्शन ही नहीं है, पोस्ट जीएसटी 2 ही ट्रांजैक्शन, या तो इंट्रा या इंटर। इंट्रा हुआ तो टैक्स लगेगा सीजीएसटी, इंटर हुआ तो टैक्स लगेगा आईजीएसटी। दिस इज हाउ टैक्सेशन विल बी लेविड। ठीक बात है, इतना प्रोसेस सीख गए, यहाँ तक कोई सवाल जवाब आपसे? एनीवन? तो ये सब आपने इंटर लेवल पे देखा, उसका एक बेसिक रीकैप जो था वो अपन कर रहे थे। तो ये कुछ कॉमन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे जो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के लिए, कि 246A से पावर टू लेवी जीएसटी मिला था, 269A से जो आईजीएसटी का पैसा आएगा इट हैज टू बी अपोर्शन्ड, तो वो जो अपोर्शन्ड होगा उसका एक हिस्सा जाएगा सेंटर को, पर दूसरा हिस्सा जो जाएगा अब वो स्टेट या यूटी को जाएगा, लेकिन स्टेट में तो आपके पास 2 स्टेट है, तो कौन से स्टेट को जाएगा, तो ये जाएगा कंज्यूमिंग स्टेट को। दिस वाज द चेंज। यहीं पे सीएसटी का पैसा ओरिजिन स्टेट को जाता था, लेकिन जीएसटी में ये पैसा कंज्यूमिंग स्टेट को जाएगा। फिर एक आर्टिकल 279A है जिसमें जीएसटी का सारा दम, सारा पावर किसको दिया गया है, काउंसिल को। तो वी हैव जीएसटी काउंसिल। इंटर की क्लास में बच्चे इसको किस नाम से पुकारते थे, जीजा जी के नाम से। तो जीएसटी काउंसिल मतलब जीजा जी। तो जीजा जी जो भी कहते हैं काम वही होता है। कोई भी घर ऐसा बता दो जहाँ जीजा जी ने बोला ये काम होना है और फिर वो काम ना हो, तो कोई घर आपको अच्छा नहीं मिलता। तो काउंसिल का रोल बिल्कुल वैसा ही रोल है जैसा घर में रोल जीजा जी का होता है, कि कोई भी जीएसटी लॉ में कोई भी चेंज तब तक नहीं हो सकता जब तक काउंसिल के द्वारा वो रिकमेंड ना हो जाए। काउंसिल का काम चेंज करना नहीं है, काउंसिल का काम चेंज सिर्फ रिकमेंड करना है। काउंसिल चेंजेस रिकमेंड करता है, फिर उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस लाती है, और तब जाके कोई भी सीजीएसटी या एसजीएसटी का सेक्शन जो है वो चेंज होता है। करेक्ट? तो इस तरीके से ये काउंसिल का बात रहा। ठीक, ये एक टेरिटोरियल चेन वेट चेन स्ट्रक्चर है जो ऑब्वियसली आपके इंट्रोडक्टरी बुक में भी दिया हुआ है। तो ये कंसेप्ट शुरू से चला आ रहा है, जीएसटी में भी इसी कंसेप्ट को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। क्या कि गुड्स जब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर जा रहा है, होलसेलर से रिटेलर जा रहा है, रिटेलर से कंज्यूमर जा रहा है, तो अब इसमें टैक्स कैसे लगेगा। तो कई पुराने पुराने जमाने थे, कभी फर्स्ट पॉइंट लगता था टैक्स, कभी लास्ट पॉइंट लगता था टैक्स, कभी मल्टी पॉइंट लगता था टैक्स। अब वो तो सब आउटडेटेड हो चुके, तो अपन उसकी बात ना करके अब जो टैक्स लगता है वो टैक्स कैसा लगता है, वो मल्टी पॉइंट सेल्स टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन लगता है। तो यही कंसेप्ट है, और इसी से वैट आया और इसी कंसेप्ट से जीएसटी भी आया। तो ये जो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट में होना क्या था, बड़ा सिंपल सी बात थी
मान लो मैन्युफैक्चरर ने कोई सामान बनाना चालू किया और उसने 1000 रुपए में ये सामान बना के होलसेलर को दिया। अब होलसेलर ने उसमें अपना भी कुछ प्रॉफिट जोड़ना है, अपने भी कुछ खर्चे करना है, तो उसने 1000 से वो चीज 1300 की करी। होलसेलर ने रिटेलर को वही प्रोडक्ट 1300 में बेचा, फिर रिटेलर ने भी उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन, अपने खर्चे जोड़ने हैं, तो वो प्रोडक्ट 1800 का हुआ। फाइनली 1800 में ये प्रोडक्ट कस्टमर को मिल रहा है। अगर टैक्स नहीं होता तो ये प्रोडक्ट 1800 रुपए में कस्टमर को मिल जाता। पर अभी मान लो गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स का रेट लेवी कर दिया 4%। अब ये 4% वैट के जमाने में कैसा होता था, क्योंकि जो वैट का जमाना रहेगा वही जीएसटी का जमाना रहेगा, क्योंकि वैल्यू एडिशन एक टैक्स का भी नाम है, तो वैल्यू एडिशन एक कंसेप्ट भी है। वैट का नाम ही था वैल्यू एडिशन टैक्स। अब इस केस में टैक्स कैसे लगाया जाता था, तो यहां पे 3 लोग थे, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, तीनों ने टैक्स देना। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से पूछा गया, भैया आपने जो सामान बेचा उस पर कितना टैक्स बनता है? बोले साहब मैंने 1000 रुपए का सामान बेचा था, तो 1000 रुपए के सामान पे 4% के हिसाब से 40 रुपए होता है, तो ये 40 रुपए मेरा आउटपुट टैक्स है। फिर उस मैन्युफैक्चरर से पूछा गया था, ये सामान को बनाने के लिए क्या तुमने पहले खरीदते वक्त कोई टैक्स हमको दिया? बोले नहीं साहब, मैं तो मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने तो जीरो से शुरू किया, तो उसका इनपुट कुछ भी नहीं था, इनपुट टैक्स नहीं। तो उसका वैट पेबल कितना आता था? 40 रुपए। फिर बात आई होलसेलर की। होलसेलर से भी पूछा गया, भाई तूने क्या किया? बोले साहब मैंने 1000 रुपए में मैन्युफैक्चरर से खरीदा था, और फिर मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन खर्चा जोड़ा, और 1300 रुपए में मैंने क्या किया, उसको रिटेलर को बेचा। ऐसा तो होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 1300 में। तो बोले मतलब 1300 में बेचे हो, तो 1300 में बेचे तो जितने भी बेचे उसका 4% टैक्स लगेगा, 52 रुपए। तो 52 रुपीज उसका टैक्स बना। अब वो 52 रुपीज टैक्स देने वाला था, लेकिन सोचिए गवर्नमेंट ने बोला, भैया क्या तुमने खरीदते वक्त कोई टैक्स दिया था? बोले साहब मैंने वो होलसेलर से खरीदा था ना, तो उसने मुझे वो सामान 1040 रुपए में दिया, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, वो अपनी जेब से तो पे करेगा नहीं। तो होलसेल मैन्युफैक्चरर ने क्या किया था, 1040 में होलसेलर को बेचा, और इधर 40 रुपए गवर्नमेंट को दिए। 40 रुपए जो गवर्नमेंट को दिए वो होलसेलर से रिकवर कर लिया, मैन्युफैक्चरर की जेब से कुछ भी गया? कुछ नहीं गया। तो ये 40 रुपए अल्टीमेटली होलसेलर की जेब से चला गया। तो होलसेलर बोलता है साहब मैंने 40 रुपए मैन्युफैक्चरर को दिया था, और वो 40 रुपए मैन्युफैक्चरर ने आपको दे दिया। तो मतलब वो 40 रुपए तो गवर्नमेंट तक पहुंच चुका, कब? जनवरी महीने में, जब वो बेचा था। तो अब उसके बाद ये 40 रुपीज का ही उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने उसका क्रेडिट देना चालू कर दिया होलसेलर को, तो 40 का क्रेडिट लेके अब उसको 12 रुपए ही पे करना। तो सोचिए आज की तारीख तक वो प्रोडक्ट फाइनली 1300 रुपए में बिका है। तो 1300 रुपए में बिका है, तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है जितने में बिका उसका 4% टैक्स हमको चाहिए। तो 1300 का 4% होता है 52 रुपए। ये 52 रुपए गवर्नमेंट को मिला कैसे? मैन्युफैक्चरर से 40 रुपए मिला और होलसेलर से 12 रुपए, तो टोटल 52 रुपए गवर्नमेंट की कमाई हो गई, वही गवर्नमेंट को चाहिए था। करेक्ट। तो ये 12 रुपए होलसेलर ने दे दिया जून के महीने में। फिर आगे चल के होलसेलर ने ये प्रोडक्ट रिटेलर को बेचा, और कितने में बेचा? 1800 रुपए में बेचा। तो 1800 में बेचा, तो गवर्नमेंट ने बोला लाओ भैया, फिर लाओ इसका 4%, 72 रुपए। फिर उससे पूछा क्या तुमने खरीदते वक्त कोई टैक्स दिया था? बोले साहब 52 रुपए मैं होलसेलर को दे के आ रहा हूँ, तो तू भी उसका क्रेडिट ले ले। तो फाइनली 20 रुपए उसको देना पड़ा। और ये 1800 रुपए में फाइनली ये प्रोडक्ट कस्टमर को गया था। कस्टमर ने क्या किया? आगे उसको सेल ही नहीं किया, कस्टमर ने तो वो गुड्स को कंज्यूम कर लिया। तो अल्टीमेटली फाइनली वो गुड्स मेरी कंट्री में कितने में बिका? 1800। और गवर्नमेंट का कहना है भैया जितने में भी फाइनली में बिकेगा उसका 4% टैक्स हमको चाहिए। तो अगर 1800 में बिका तो 1800 का 4% होता है 72। गवर्नमेंट ने बोला हम अपनी तिजोरी खोलेंगे, अगर 72 से 1 रुपए भी कम हुआ तो सोच लेना। रिटेलर ने बोला साहब तिजोरी खोल के देख लो कितना रुपया है। कोइंसिडेंटली टू द सरप्राइज 72 रुपीज उसकी तिजोरी में पड़ा था। गवर्नमेंट ने बोला ये 72 कैसे आ गया भाई? बोले साहब मैन्युफैक्चरर ने आपको 40 रुपए दिया, होलसेलर आपको 12 रुपए दिया, मैं आपको 20 रुपए दे रहा हूँ, हो गए 72 रुपीज। इसका मतलब इससे क्या हुआ? टैक्स पे जो टैक्स लगता था वो कास्केडिंग खत्म हो गया।
अगर मुझे ये 40 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलता एज अ होलसेलर, तो मैं तो वो प्रोडक्ट का कॉस्ट ही 1040 मानता। और अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट 1040 है, तो मैंने उसमें 300 रुपए जोड़ना है प्रॉफिट के नाम पे। तो 1040 में 300 जोड़ता तो 1340 हो जाता। तो जो 4% में लगा था वो 1340 पे लगा था। और अगर 1340 पे 4% लगाता, तो 40 रुपए जो खुद टैक्स है, वो टैक्स पे भी टैक्स लग जाता। इसी को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। पर अगर आपने मुझे 40 का क्रेडिट दे दिया, तो अब तो मेरे लिए वो प्रोडक्ट की कॉस्ट ही 1000 रुपए। तो 1000 रुपए कॉस्ट है, तो अब मैं जो टैक्स लगाऊंगा वो 1000 प्लस अपना प्रॉफिट मार्जिन 300, 1300 पे ही लगाऊंगा, तो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का रेवेन्यू 72 ही है, पर ये पैसा अलग अलग लोगों से अलग अलग स्टेजेस में मिलता है। इसी को बोला जाता है टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। तो गौर फरमाएं, तो हर व्यक्ति उतना ही टैक्स दे रहा है जितने का वैल्यू एडिशन उसने किया। मैन्युफैक्चरर ने क्या वैल्यू एडिशन किया था? उसने जीरो से ये चीज 1000 तक लेके गया, तो उसका वैल्यू एडिशन 1000 रुपए था। 1000 का 4% 40 रुपए उसने टैक्स पे किया। फिर होलसेलर ने ये चीज 1000 से 1300 करी, तो कितना वैल्यू एडिशन किया? 300 ही तो किया। तो देखो उसने 300 का 4% 12 रुपए गवर्नमेंट को दिया। रिटेलर ने 1300 की चीज 1800 करी, उसका वैल्यू एडिशन कितना था? 500। तो उस 500 के वैल्यू एडिशन पे उसने 4% 20 रुपए टैक्स पे किया। ये सेम प्रोसेस है, सेम का जीएसटी में भी सेम प्रोसेस, सेम कहानी चलेगा कि जितना आपने वैल्यू एडिशन किया उसी पे आप टैक्स देंगे। तो जो आप बेचेंगे वो आपका आउटपुट टैक्स, जो आपने खरीदते वक्त पे किया वो आपका इनपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट एडजस्ट करके आपने क्या करना है, फाइनली टैक्स का अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है। तो जैसे एक एग्जांपल अगर जीएसटी का मैं आपको बताऊं, तो मान लो आपने 50,000 में खरीदा था, खरीदते वक्त आपने उसमें 9% टैक्स दिया था, 4545। तो जब ये 9% आपने टैक्स दिया, तो इफेक्टिवली 59,000 में खरीदा। अब आगे चल के आपने उसमें अपना प्रॉफिट ऑफिट जोड़ के फाइनली 70,000 में बेचा। तो 70,000 में बेचा, तो अब 6,300 9% के हिसाब से आपने, तो आपने कस्टमर को ये प्रोडक्ट 82,600 में दिया, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है? तो जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की बारी आएगी, तो मिस्टर एक्स ने अपना कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करेगा कि बेचते वक्त मैंने टैक्स लिया था 6300, खरीदते वक्त 4500 दे चुका हूं, तो डिफरेंस बचता है 1800। ये मेरा सीजीएसटी पेबल है, उतना ही 1800 मेरा एसजीएसटी पेबल है। तो टोटल ये मेरा टोटल जीएसटी पेबल है। ये जो 3600 रुपये जीएसटी पेबल आया, अब आप थोड़ा सा टेक्निकली दिमाग लगाएं, तो ये 3600 क्या है? 50,000 से 70,000 का वैल्यू एडिशन कितना था? तो 20,000 का वैल्यू एडिशन किया था, 20,000 का 18%, 3600। यही तो वैल्यू एडिशन। तो जीएसटी इज ऑल्सो अ वैल्यू एडिशन टैक्स, ये भी एक पूरी तरीके से वैल्यू एडिशन टैक्स है। करेक्ट। काउंसिल जो बनाया गया था, काउंसिल का रोल क्या था? पूरा जीएसटी लॉ में सब चीजों को फाइनल करना, कि रजिस्ट्रेशन कितना होगा, कब कराना है, कब नहीं कराना है, रिटर्न कब फाइल करना, कैसे फाइल करना। तो उसके लिए पूरे इंडिया में एक जैसा कानून होना चाहिए, पर पूरे इंडिया में एक जैसा कानून करने के लिए जरूरी नहीं है कि पूरा इंडिया में एक जैसे बेनिफिट सबको मिले। इसलिए उसको ये भी बोला गया था कि आप कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ढूंढें, और अगर हम चाहें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए अलग से लॉ, अलग से लिमिट बना सकते हैं। तो ऐसे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स चुने गए थे, करेक्ट, जिन पे जगह जगह पे अलग अलग लिमिट्स लगती है। करेक्ट। तो किस पे क्या क्या है, वो जब हम रेलिवेंट एरियाज पे आएंगे तो उस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो मोर और लेस ये आपका एक पूरा इंट्रोडक्शन टू जीएसटी जो था वो। तो आपको जो मैंने शीट दी है जिसमें एनेक्सर 1 करके है, करेक्ट, तो अब एनेक्सर 1 की आप एक बार पूरी रीडिंग लीजिएगा। करेक्ट, क्योंकि इसमें नया आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। एनेक्सर 1 इज जस्ट आपका इंट्रोडक्टरी टॉपिक। ठीक, तो आप उसको एक बार पूरा पढ़ेंगे, तो वो सारी बातें जितनी अपन ने कलर आज में एक्सप्लेनेशन में अंडरस्टैंड करी थी, वो सारी बातें आपको उसमें समझ आने लग जाएगी। ठीक, तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने उसको एक बार रीडिंग लेके आना है। ठीक, फिर अगर उसमें कुछ क्वेरी या कंफ्यूजन है तो उस पर बैठेंगे। अदरवाइज कल से फिर अपन अपने कोर एरिया ऑफ टॉपिक विच इज सप्लाई अंडर जीएसटी, उस पे आने वाले हैं, उसको चालू करने वाले हैं। करेक्ट, तो एक बार इंट्रोडक्शन देख के अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए कि जीएसटी की शुरुआत आपने बराबर कर ली है।
ठीक, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।